नमस्कार बच्चों, आप सभी को इनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोग के लिए क्लास बायोलॉजी का जो टॉपिक है जीवो में जनन, उसकी क्लास लेकर आया हूँ। आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंतर्गत, जो कभी काफ़ी खास होते हैं, जो एग्ज़ाम में सवाल बनते भी यहाँ से हैं। सवाल देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ सवाल है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो जनन को या प्रजनन, बात एक ही है, कि कुछ गुणों की व्याख्या करते हैं। माने बात इसमें कौन सही है वो आपको स्टेटमेंट को पहचान कर लेनी है। कहा गया पहला रोमन अंक में है युग्मक संलयन होता है। फिर दूसरी बात कहा गया आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तीसरा बात कहा गया है रिडक्शन डिवीजन होता है। चौथी बात कही गई है संततियाँ जनकों के से कुछ समानता रखती है। ये 4 पॉइंटों में से एक बात क्लियर किया गया है। नीचे पॉइंट को समझिए। दिए गए विकल्पों में से कुछ विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार के जनन के लिए सही है। यानी जो ऊपर 4 पॉइंट दिए गए हैं उसमें से 4 पॉइंटों में से आपसे ये बातें की गई है कि ये लैंगिक और लैंगिक दोनों में प्रयोग होते हैं। तो लैंगिक और लैंगिक दोनों में प्रयोग होने वाले इसमें कौन ऐसे कथन जो है 4 में वो सही दर्शाया गया है। युग्मक संलयन होता है, सिर्फ एक आपका लैंगिक से रिलेटेड है, दोनों में होता नहीं है, तो चलिए तो होगा नहीं। दूसरी बात है आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण, तो दोनों में होता है, लैंगिक और लैंगिक दोनों में होता है, तो चलो ये आपका भी खास दूसरा सही है। रिडक्शन डिवीजन होता है, ये किसी खास एक में होता है, दोनों में नहीं होता है। संतति जनकों से कुछ समानता रखती है, चलिए आपका चौथा और दूसरा ये सही है। जो कहाँ पर मिल रहा है देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमें आपको मिल रहा है सी में। कहाँ मिल रहा है? सी में मिल रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर लेकर के अब आगे हम बढ़ते हैं। कहता है क्लोन शब्द लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियाँ पर लागू नहीं होता है। उत्पन्न संततियाँ पर लागू नहीं होता है, इसका जवाब आपको देना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्लोन शब्द लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियों पर लागू नहीं होता है। पहला है संततियों में जनक डीएनए की यथार्थ प्रति नहीं पाई जाती है, ये तो गलत बात है, पाई जाती है ना, पाई जाती है। संततियों में जनक डीएनए की यथार्थ प्रति पाई जाती है, यहाँ पर लिख दिया नहीं है, तो चलो यही आपका सही जवाब होगा। जो आपका नहीं शब्द दिया गया, आपका सही जवाब यही होगा। कह नहीं होता है क्योंकि संततियों में जनक डीएनए की यथार्थ प्रति नहीं पाई जाती है। ये नहीं पाई जाती नहीं बल्कि पाई जाती है, इसलिए इसका सही जो जवाब आपको ढूंढना था नहीं होता है वो होगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बाइनरी फिजन द्वारा आपको जवाब देना है। बाइनरी फिजन द्वारा जनन की अलैंगिक विधि निम्न में से किसमें समान होती है, यह जवाब आपको देना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा तीसरा का। इसमें कुछ समान विकल्प दिए गए हैं, उसको पढ़िए। करा कुछ यूकैरियोटिक्स में या सभी यूरोकोटिक्स में या कुछ प्रोकैरियोटिक्स में या सही प्रोकैरियोटिक्स में। कहता है बाइनरी फिजन द्वारा जनन की अलैंगिक विधि किसमें समान रूप में पाई जाती है। 4 विकल्पों में से सही उत्तर आपको ढूंढना बच्चे। इसका सही जो जवाब जाएगा वो जाएगा सी के साथ, यानी इसका सही जवाब होगा सी। यानी कुछ यूरैक्यूटिस में होता भी है और कुछ जो है आपका प्रोकैरियोटिस में होते हैं, दोनों में होते हैं, इसलिए सही जवाब इसका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है लैंगिक जनन के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। लैंगिक जनन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, मैंने सही विकल्प आपको चुनना है। ये चारों में से कौन सही है। लैंगिक जनन के लिए हमेशा 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। लैंगिक जनन होने के लिए हमेशा 2 जीवों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर नहीं कह रहा, इसलिए गलत होगा। एक उत्तर तो कभी हो नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर कह रहा बात को समझिए। लैंगिक जनन के लिए हमेशा 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा जो शब्द है ये कुछ तरीका से अलग बात यहाँ पर दिखा रहा है। हाँ, ऐसा रहता ना कि लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है तो कुछ अलग बात होती है। यहाँ पर हमेशा जो नहीं होती है ये बातें को लेकर के यहाँ पे कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या शब्द है। लैंगिक जनन में सामान्यतः युग्मक संलयन होता है। बिल्कुल, लैंगिक जनन के दौरान कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो होता ही है बच्चे। कहता है लैंगिक जनन के दौरान बाहरी निषेचन होना एक नियम है।
तो चलिए इसका सही जवाब आपको ढूंढना था, कौन होगा। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल को पढ़ते हुए आपका जवाब देना बच्चे, क्या इसका सही उत्तर होगा। इसका सही विकल्प के रूप में देखिए नीचे क्या दिए गए हैं, समझिए। कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा बी। इसका सही जवाब होगा बी। अब आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि सर यहाँ पर तो शब्द लिखा हमेशा दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए यहाँ पे हमेशा जो शब्द है ना, ये यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली वर्ड है, और आवश्यकता नहीं होती जो शब्द है, ये तो वास्तविकता में दो जीवों का मिलन से ही लैंगिक जन्म होती है, लेकिन सभी जीवों में होती है ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए इसका सही जवाब जाएगा आपका बी के साथ, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल है, एक बहुकेंद्रीय फिलामेंट्स शैवाल लैंगिक जीवन चक्रण के एक प्रकार को दर्शाता है जिसमें जायगोट के निर्माण के बाद मियोटिक विभाजन होता है। इस शैवाल के वयस्क फिलामेंट में होता है, क्या होता है। इसका सही जवाब आपको देना बच्चे, क्या होता है। हेप्टाइड काय कोशिकाएं तथा हेप्टाइड गेमिटेंजिया होता है, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा आपका डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चावल के पौधे के नर युग्मक के न्यूक्लियस में 12 क्रोमोसोम्स होते हैं, तब मादा गैमीट जायगोट तथा सीडलिंग की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या होगी। माने आपको ये बताना है कि कौन कौन जीव में जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसको आप लोग गुणसूत्र कहते हैं। बताइए इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहला है मादा गैमिट और जायगोट, उसके बाद है सीडलिंग। अब तीनों यहाँ पर सवाल है, तीनों ग्रुप में आपको संख्या भी दर्शाई गई है। इसका सही जवाब जाएगा आपका सी के साथ। मादा गैमेट में 12 संख्या होती है, जायगोट में आपका 24 और सीडलिंग कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें से तीनों में से कोई वो सवाल जरूर पूछ सकता है आपके लिए। बाहरी निषेचन के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना आपको है। एक में नर तथा मादा युग्मक निर्मित होते हैं तथा एक साथ मुक्त होते हैं। दूसरी बात कही गई है केवल कुछ युग्मक माध्यम में विमोचित होती है। तीसरी कही गई जीवों के अनेक समूहों में बाहरी निषेचन दर्शाने के लिए जल माध्यम होता है। फिर अगला सवाल बताया गया है, बाहरी निषेचन के फलस्वरूप निर्मित संततियों में जीवों के अंदर निर्मित संततियों की अपेक्षा जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। इसका सही विकल्प आपको चुनना था बच्चे, इसका सही जवाब आपको देना है। बताइए क्या होगा। सही जवाब इसका ढूंढना है, क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे एक के साथ, जो कहता है नर तथा मादा युग्मक निर्मित होते हैं तथा एक साथ मुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है। और तीसरा में देखिए जीवों के अनेक समूहों में बाहरी निषेचन दर्शाने के लिए जल माध्यम होता है, ये तो बहुत है। बिल्कुल सही जवाब है आपका तीसरा रोमन अंक भी, इसलिए सही विकल्प जाएगा आपका बी के साथ। इसका सही जो उत्तर होगा बाहरी निषेचन के संबंध से रिलेटेड, वो 1 और 3 दोनों सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल की तरफ चलिए। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कराए नीचे दिए गए कथन पुष्प के पिस्टल में पाए जाने वाले कुछ गुणों की व्याख्या करते हैं। और एक में क्या कहता है, पिस्टल एक से अधिक बीज निर्मित कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है बच्चे प्रत्येक कार्पल में एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं। देखो पिस्टल एक से अधिक भी निर्मित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कार्पल में एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक कार्पल में केवल एक अवयव होता है, ये नहीं, ये गलत है, ये इसका नहीं होगा। पिस्टल में केवल एक कार्पल होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब जाएगा एक के साथ, 1 और 2 दोनों कथन सही इसमें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। 9वां कह रहा बच्चे निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति एंजियोस्पर्मिक अंडे तथा
मानव मानव अंडे के मध्य समानता की व्याख्या करता है? बताइए कौन करता है? इसका सही जवाब आपको देना है। दोनों के अंडे जीवन काल के केवल एक बार निर्मित होते हैं, या एंजियोस्पर्मिक अंडे तथा मानव अंडे दोनों स्थिर होते हैं? एंजियोस्पर्मिक अंडे तथा मानव अंडे दोनों चल होते हैं, या दोनों में सिनगैमी के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है? बिल्कुल सही जो है आपका 4 वाला सही है, बाकी ये सब जो है आपका फिजूल का ही। इसका सही जवाब होगा बी के साथ, यानी 9 का आंसर जो होगा बी फॉर बिहार, यानी बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। सवाल है पौधे जैसे गन्ना तथा अदरक की नोड्स से कायिक प्रजनक के निकलने का मुख्य कारण क्या होता है? ये जवाब आपको देना है। बताइए क्या जवाब होगा इसका सही इसमें से? इसका सही जवाब होगा नोड्स में मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है। बिल्कुल ये सही जवाब इसका होगा। ठीक है बच्चे, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ अब। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल है बच्चे लोग, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को आधार प्रदान करते हैं कि विस्तृत यौन प्रजनन प्रक्रिया जैव विकास से बहुत बाद में दिखाई दी थी? इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। 4 सब पहले प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद आपके 4 विकल्प भी दिए गए हैं। इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। एक में जीवों के निम्न समूह में सरल शरीर रचना होती है। अलैंगिक जो है, देखिए विकल्प है इसमें बच्चे, जीवों के निम्न समूह से सरल शरीर रचना होती है। अलैंगिक जनन निम्न समूहों में समान होता है। फिर अलैंगिक जनन जीवों के उच्च समूहों में समान होता है। फिर लैंगिक जनन की उच्च घटना एंजियोस्पर्म्स तथा वर्टिब्रेटस में होती है। इसका सही जवाब आपको ढूंढना है बच्चे, क्या होगा बताइए आप सभी। इसका सही जो जवाब होगा वो ढूंढना है, क्या हो बताइए। इसका सही जवाब जाएगा आपका सी के साथ, 1, 2 और 4। इसमें 3 आपको जो है सही बातें दर्शाई गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों की अपेक्षा अधिक भिन्नता दर्शाते हैं क्योंकि? इसका मतलब आपको बताना है कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका आपका सही विकल्प होगा आपका बी फॉर बिहार के साथ, यानी 20 का सही जवाब होगा। जनकों के युग्मकों के संगठन गुणात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इसके कारण दोनों में अंतर होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहता है इसको देखिए आप सभी। निम्न में से सही कथन आपको चुनना है। 13 नंबर सवाल में निम्न में से सही कथन चुनना है। कौन इसका सही कथन होगा उसके बारे में। डायोसिस या हार्माफ्रोडाइट जीव केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, ये कह रहा बातें। फिर डायोसिस जीव केवल पौधों में पाए जाते हैं, नहीं सब तो बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब आपको देना है। तो डायोसिस जीव पौधे तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं, ये आपका सही जवाब होगा जो आपका सी के साथ जाएगा। एक कोशिकीय जीव वैसे जैसे अमीबा तथा बैक्टीरिया की कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि वास्तव में अमीबा हो या बैक्टीरिया हो कभी भी इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इंसान जब मार दे तो अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जहाँ तक कि बढ़ती है संख्या इसकी, तो कारण है बच्चे जनक का शरीर संतति में विभाजित हो जाना, यही बात इसका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है जनन के विभिन्न प्रकार होते हैं। एक जीव द्वारा जनन के प्रकार को अपनाना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करती है, ये जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब होगा जीव की आवाज़ फिजियोलॉजी तथा आनुवंशिक संरचना पर निर्भर करती है। अगले सवाल देखिए, गलत कथन को पहचान आपको करनी है। गलत कथन इसमें से कौन है, इसकी पहचान आपको कर लेनी है। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन आगे। अलैंगिक जनन के उत्पन्न होने वाली संतति मार्कोलॉजिकल तथा जेनेटिकल रूप से जनक के समान होते हैं, पहला ये आपको विकल्प है। उसके बाद है, ये तो बिल्कुल सही है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति मार्कोलॉजिकल तथा जेनेटिकल रूप से जनक के समान होते हैं, बिल्कुल सही है। जनक के समान अलैंगिक में होता है क्योंकि लैंगिक में तो भिन्नता पाई जाती है बच्चों में अलग अलग रूप में। विस्फोर लैंगिक रूप से निर्मित संरचना होती है। लैंगिक जनन में एक अकेला जनक युग्मकों को उत्पन्न करके या बिना युग्मकों से संतति उत्पन्न करता है।
फिर अगला पॉइंट है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि अलैंगिक जनन में एक अकेला जनक युग्मकों को उत्पन्न करके या बिना युग्मकों के संतति उत्पन्न कर भी सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर है अगला डी में कोनिडिया पेंसिले में लैंगिक संरचना होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका सही जो जवाब जाएगा आपका, गलत वाली बातें ढूंढनी थी कि गलत इसमें से कौन है, तो आपका होगा बी फॉर बिहार, बी होगा इसका सही जवाब, जो गलत था बाकी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए जो सही है ना उसको आप लोग ध्यान देना, बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि वो सब से भी सवाल आपको पूछे जा सकते, बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोनोडिया पेंसिलियम में लैंगिक बोल दिया था, अलैंगिक लिखा हुआ बच्चे, मेरा था स्किन जो है थोड़ा सा बीच में काला हो गया है तो बढ़िया से नहीं दिख पाता है बच्चे, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोग से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुष्पीय पौधों में पोस्ट फर्टिलाइजेशन घटना होती है, किसमें घटना होती है ऐसा, ये आपको जवाब देना है। तो पराग कणों के स्थानांतरण में, भ्रूण का विकास में, पुष्प का निर्माण में, या पराग कणों का निर्माण में, सही जवाब आपको देना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो भ्रूण का विकास में जो है इसका पुष्पीय पौधों में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगले सवाल में बच्चे 18वां लास्ट सवाल आज का होगा, मक्का के पौधों की परोशीर्ष कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या 20 है, तब इसी पौधों के माइक्रो स्पोर मातृ कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, तो 20 ही होगा, समान होगा, ठीक है ना। इसका सही जो जवाब होगा आपका वो होगा इसमें से ए के साथ, है ना। 18वां नंबर का सवाल का जवाब होगा ए। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करूँगा। जो बच्चे बाद में देखते हैं इस वीडियो को और 12th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। हमें आप लोग का अपना प्यार हमें यही बताता है कि आगे और भी इसी तरीक़ा से हम वीडियो आप लोग की लाया करें और आप लोग को हम थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे की क्लास जो है अब अगले क्लास यानी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, इस पर और भी कुछ सवाल इस पर कराएंगे, तब जा करके हम पुष्पी जनन पर रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करूँगा। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चे।